आज खान सर के बायोलॉजी मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है श्वसन तंत्र। चैप्टर का नाम है श्वसन तंत्र। अंगों का वैसा समूह जो श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है और CO2 और H2O तथा ऊष्मा ऊर्जा निकलती है। देखिए यहाँ जो दिया है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ C6H12O6 ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और तथा जल और 6.86 कैल्शियम हमें ऊर्जा मिलता है। श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। श्वसन की क्रिया किसकी होती है? ऑक्सीकरण की क्रिया। और इसके फलस्वरूप ऊष्मा निकलती है। यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है क्योंकि वह सांस नहीं लेता है। श्वसन की क्रिया एक उपापचय क्रिया है। श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग, सांस लेने और बाहर छोड़ने की क्रिया श्वसन श्वासोच्छ्वास कहलाती है, ब्रीथिंग कहलाती है। और ब्रीथिंग दो प्रकार का होता है। ब्रीथिंग कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। देखते हैं कौन सा ब्रीथिंग है। ब्रीथिंग क्या होता है कि निश्वसन यानी इनहेलेशन और निश्वसन और एक्सहेलेशन। निश्वसन क्या होता है? सांस लेने की क्रिया को निश्वसन कहते हैं और इसके द्वारा हम निम्नलिखित गैस लेते हैं। इसमें ऑक्सीजन 21%, CO2 0.3%, नाइट्रोजन 78% है। निश्वसन क्या होता है? एक्सपेरेशन। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसे निश्वसन कहते हैं। जितनी मात्रा में हम सांस अंदर लेते हैं उतना ही मात्रा हम सांस बाहर छोड़ देते हैं और किंतु गैसों का अनुपात बदल जाता है तो निश्वसन में निम्नलिखित गैस निकलती है। ऑक्सीजन में 17, CO2 में 4.6 और नाइट्रोजन कितनी निकलती है? 78%। कितनी निकलती है? 78%। प्रमुख श्वसन अंग। प्रमुख श्वसन अंग श्वसन तंत्र का वह अंग जो श्वसन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसे श्वसन अंग कहते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव में विसरण विधि से प्रोसेस होता है। जलीय जीव में क्या होता है? गिल्स से श्वसन होता है, जिसे क्लोम और गल्फा कहते हैं। कीट में श्वास नली से, टेडपोल में गिल्स से, निष्क्रिय मेढक में त्वचा से, मानव में फेफड़ा से, केचुआ में त्वचा से और जीवाणु में मीसोसोम से। मानव का श्वसन मार्ग। मानव जब श्वसन करता है तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उस मार्ग को ही श्वसन मार्ग कहा जाता है। और श्वसन मार्ग निम्नलिखित है, जिसमें देखिए पहला क्या आता है? नासिका छेद, नासिका कपाट, ग्रसनी, स्वनतंत्र, श्वास नली, ब्रोकाई, ब्रोकियोलस, वायुकोष्ठ और रुधिर। और क्या आता है? रुधिर। इसका नोस्ट्रोइल, नसल वैल्यू, फेरिंग्स, लैरिंग्स, टेंक्रिया, ब्रोंक्रियाई, ब्रोंक्लियोलस। और उसके बाद आता है वायुकोष्ठ, एल्वोलाई, रुधिर, ब्लड और कोशिका। यानी ये आपका 10 प्रोसेस में ये होता है पूरा प्रोसेस कंप्लीट किसका? श्वसन तंत्र का। देखिए आप चित्र द्वारा समझ जाता है, चित्र द्वारा समझते हैं। देखिए इसमें दिया है पहले नेशनल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर एंटेंक्रिया, फिर ब्रोंकियोलस, फिर लंग्स, फिर ब्रोंकी, एल्वोलाई और डायफ्राम। इसके अनुसार हमारा होता है कंप्लीट। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला इसमें है डायफ्राम। डायफ्राम गुंबदाकार पेशीय रचना है और वक्ष गुहा के नीचे और वदन गुहा के ऊपर पाया जाता है। यह संयोजी ऊतक का बना होता है और निश्वसन में 75% योगदान करता है। गर्भवती महिलाओं में निश्वसन में डायफ्राम प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है। ये देखिए यही हमारा जो है यह स्ट्रक्चर, यही डायफ्राम कहलाता है। ये जो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? डायफ्राम कहलाता है। डायफ्राम टूट जाने पर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित होती है। देखिए सेकंड नासाशीर नोस्ट्रल कहते हैं। नाक का यह अगला भाग होता है, इसी भाग से वायु अंदर जाती है और इसमें बाल पाए जाते हैं जो धूलकण को रोक लेते हैं। आगे है नसिका कपाट, नसल वैल्स। यह नाक का पिछला भाग है, इसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। नसिका कपाट के पास ऑल्फैक्टरी लोब पाया जाता है जो हमें सुगंध का एहसास कराता है। आगे देखिए, आगे दिया है ग्रसनी। यह नसिका कपाट के नीचे और मुख गुहा के पीछे पाया जाता है और इस मार्ग से भोजन और वायु दोनों जाते हैं। दिमाग। ग्रसनी निगल द्वारा गलैट के माध्यम से ग्रास नली जुड़ा होता है। ग्रसनी स्वतंत्र या लैरिंग्स के द्वारा श्वास नली से जुड़ता है। अब देखिए स्वतंत्र क्या है? स्वतंत्र यह ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ने का कार्य करता है और यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। स्वतंत्र की दीवारें उपास्थि के 8 टुकड़ों की बनी होती है और यह आवाज़ निकालने में सहायक होता है। तो इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स। पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम सैरिंग्स का होता है। कौन कहता है? सैरिंग्स। लैरिंग्स पर एक ढक्कन जैसी आकृति संरचना पाई जाती है जिसे इपोग्लोटिस कहा जाता है। जिसे कहते हैं इपोग्लोटिस कहते हैं। जब हम कुछ निगलते हैं तो इपोग्लोटिस बंद हो जाता है और भोजन श्वास नली में न जाकर ग्रास नली में जाता है। और जब कभी भी एपोग्लोटिस खुला रह जाता है तो हमें हिचकी आने लगती है और एपोग्लोटिस का नियंत्रण मेडुला ऑब्लिगेंडा करता है।
फेफड़ा, यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। यह मानव के मुख्य श्वसन अंग है और इसकी संख्या कितनी होती है? 2। दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है और फेफड़ा प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है और फेफड़े को फुफ्फुस या प्लूरल भी कहते हैं। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देती है जिससे रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं, अर्थात रक्त फेफड़ा में जाकर शुद्ध होता है। आगे दिया है श्वास नली या टैंक्रिया, श्वास नली। इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर तक जाता है और श्वास नली लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। टैंक्रिया के बाहर कार्टिलेज की सुरक्षा परत होती है जिसे हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं, जिसे कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। टैंक्रिया आगे जाकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है जिन्हें ब्रोंकियाई कहते हैं और आगे जाकर ब्रोंकियाई कई शाखाओं में टूट जाते हैं जिसे ब्रोंकियोलस कहते हैं। आगे दिया है एल्वियोलाई और वायु कोष्ठक। ब्रोंकियाई के सिरे पर गोल गोल संरचना पाई जाती है जिसे एल्वियोलाई कहते हैं, जिसे कहते हैं एल्वियोली कहते हैं और एल्वियोली गैसों के विनिमय का कार्य करती है। जब एल्वियोली जाम हो जाता है तो उस बीमारी को कहते हैं निमोनिया, उसे क्या कहते हैं? निमोनिया। किसे क्या कहते हैं बच्चों? निमोनिया। आगे देखिए टीबी नामक रोग एल्वियोलाई में छेद से होता है और जब एल्वियोलाई पर बलगम जम जाता है तो उसे दमा रोग कहते हैं। एल्वियोलाई में रक्त कोशिकाएं होती है जिसमें रक्त पाया जाता है और रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और एल्वियोलाई हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को छोड़ देता है। आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन रूपांतरित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 जाता है और HbO2 हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिका में पहुंचकर ऑक्सीजन दे देता है और यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। हीमोग्लोबिन CO2 को बांध लेता है जिससे यह कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन बन जाते हैं और पुनः एल्वियोलाई तक वापस आता है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो एल्वियोलाई में पहुंच CO2 बाहर निकलता है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जिसे हम श्वसन कहते हैं। आगे दिया है टाइडल वॉल्यूम। देखिए क्या होता है, एक बार में जितनी सांस लेते हैं और या जितना सांस छोड़ते हैं उसे हम टाइडल वॉल्यूम या टीवी कहते हैं। एक बार में टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है और 1 मिनट में टीवी बराबर 500 × 1616 और 8000 ml होता है, लीटर होता है। टोटल लंग्स कैपेसिटी है क्या दिया? टोटल लंग्स कैपेसिटी एक बार में ली गई ऑक्सीजन वायु को टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। या TLC कहते हैं। TLC लगभग 6000 ml या 6 लीटर होता है और टाइडल वॉल्यूम TLC का मात्रा लगभग 80% ही होता है। जब कभी सांस लेने में हमें किसी बीमारी के कारण परेशानी होती है तो वेंटिलेटर मशीन द्वारा कृत्रिम सांस दिया जाता है और इसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला दिया जाता है जो क्योंकि ऑक्सीजन बहुत भारी होता है और वेंटिलेटर का प्रयोग ICU में होता है। अधिक गहराई पर जाने वाला गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाते हैं। पानी में कम गहराई में जाने वाला गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले जाता है। वयस्क मानव 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। कितने लेता है? 14 से 18 बार। छोटा बच्चा 1 मिनट में 14 से 30 बार सांस लेता है। कोशिकीय शोषण सेलुलर रेस्पिरेशन यह कोशिका के अंदर होता है, यह मानव कोशिका के अंदर होता है और यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज कोशिका के अंदर टूटता है और हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। कोशिकीय शोषण 2 प्रकार का होता है। कोशिकीय शोषण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक कोशिका द्रव्य में जैसे अनॉक्सी शोषण कहते हैं, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ऑक्सी शोषण कहते हैं। ये देखिए आप चित्र को समझते हैं, ये हमारा सेल हो गया, ये पूरा क्या हो गया? सेल हो गया। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पर कौन सा होता है? ऑक्सी शोषण। कौन सा? ऑक्सी शोषण। यहाँ पर ध्यान देना है, ऑक्सी शोषण। अब आगे देखिए, और कोशिका द्रव्य में जो होता है उसे कहते हैं अनॉक्सी शोषण। आगे देखते हैं, कोशिका द्रव्य में शोषण अनॉक्सी शोषण। यह कोशिका द्रव्य में होती है और यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो इसे अनॉक्सी शोषण भी कहते हैं। बीज के अंकुरण, जीवाणु तथा ईस्ट में अनॉक्सी शोषण होता है। कोशिका द्रव्य में अनॉक्सी शोषण के फलस्वरूप 4 ATP का निर्माण होता है जिसमें 2 ATP ग्लूकोज को तोड़ने में ग्लाइकोलाइसिस में खर्च हो जाते हैं और 2 ATP शेष बच जाता है और अतः ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 ATP का लाभ होता है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स चक्र आरंभ होता है और ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र के बीच एक बड़ी एसिटाइल क्या कहते हैं उसको? एसिटाइल CA एंजाइम और एक कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसे ऑक्सी शोषण कहते हैं क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला चक्र को क्रेब्स चक्र कहते हैं क्योंकि इसकी खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था। कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप बना 2 प्रायोगिक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया में अपघटन होता है
और एक पाइरुवेलिक अम्ल के अवघटन से 18 एटीपी बनते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचने 2 पाइरुवेलिक अम्ल के अवघटन से कुल 36 एटीपी बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमें 2 एटीपी का लाभ होता है, अतः एटीपी की कुल संख्या 39 हो जाती है। 39 नहीं 38 हो जाती है। यहाँ टाइपिंग कितना हो जाती है? 38 हो जाती है। 36 कैप्चर से और 2 ग्लाइकोलाइटिस से। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और क्रेब्स चक्र के दौरान CO2 निकलता है। श्वसनीय पदार्थ वैसा पदार्थ जिनका कोशिकीय श्वसन के दौरान अवघटन और अवघटन टूटना होता है उसे, और जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा श्वसन ऊर्जा मिलता है, इनवासाफिन प्रोटीन। दिमाग आंतरिक श्वसन कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप हम सांस नहीं लेते, बल्कि ऊर्जा का निर्माण होता है। फेफड़ा में होने वाले श्वसन को बाह्य श्वसन कहते हैं, और जबकि कोशिका में होने वाले श्वसन को आंतरिक श्वसन भी कहते हैं। आइए इस चैप्टर तक आप देखें ऑनलाइनर क्वेश्चन। श्वसन की क्रिया किस विधि द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को सरल बनाने प्रभावित करते हैं? जैसे क्या होता है? ऑक्सीकरण या अवघटन। जंतुओं में गैसीय परिवहन विधि किस द्वारा होती है? तो परागण या विषम द्वारा। श्वसन कितने चरण में होता है? 2 चरण में। क्या श्वासोच्छ्वास में एंजाइम आवश्यक होते हैं? नहीं। मनुष्य के श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो फेफड़ा। कौन सा होता है? फेफड़ा। नासा छिद्र पीछे की ओर खुलता है, नासाद्वार में। किसमें खुलता है? नासाद्वार में। मनुष्य की श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? लगभग 12 सेंटीमीटर। श्वास नली वक्षीय गुहा में जाकर जब 2 भागों में विभक्त होती है तो उसे क्या कहते हैं? ब्रोंकियाई। मनुष्य में गैस परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा। किसके द्वारा? रक्त के द्वारा। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा। कौन कहता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा। आइए देखिए, मनुष्य में एक मिनट में कितने बार सांस लेता है? लगभग 6 से 20 बार। ग्लूकोज के एक अणु के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है? 6 अणु का। मनुष्य के मांसपेशियों में किस प्रकार श्वसन पाया जाता है? अनॉक्सिक श्वसन। मांसपेशी में कौन सा होता है? अनॉक्सिक श्वसन। जलीय कशेरुकी का प्रमुख श्वसन कौन सा होता है? क्लोम। कौन सा होता है? क्लोम। दैनिक श्वसन में मस्तिष्क किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा। और फेफड़ों के फलस्वरूप ऊपर का आवरण किसके बना होता है? फ्लोरुल कला का। श्वसन के दौरान बाहर वायु निकाली गई वायु CO2 की मात्रा कितने % होती है? 4%। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। वसा और प्रोटीन का श्वसन गुणांक कितना होता है? 1 से कम। कोशिकाओं में ग्लूकोज के एक अणु पूर्ण अक्षीय विखंडन यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कितने एटीपी का निर्माण करते हैं? 36 से 38 अणु। समुद्री तट पर रहने वाले व्यक्ति यदि ऊंचे पहाड़ों पर रहने लगे तो उसके रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? लाल उद्धित कोशिकाओं की संख्या या हीमोग्लोबिन की मात्रा। सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है? 15 ग्राम प्रति 100 ml। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक रूप से अम्ल के कितने अणु बनते हैं? 2 अणु। कितने बनते हैं? 2 अणु। ग्लाइकोलाइसिस के निर्मित सभी NADH व FADH अणु कहाँ ऑक्सीकृत होता है? इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में। श्वसन क्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र कहाँ एक्सित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के किस्ती में। किडोन फर्मेंटेशन की क्रिया को किस उपकरण द्वारा मापते हैं? कुंस नली। सांस द्वारा बाहरी निकाली गई ऑक्सीजन में ऑक्सीजन कितना % निकलता है? 47% कैलोरी। फेफड़े में अशुद्ध कहाँ पाया जाता है? दया निलय से मुक्त। श्वसन तंत्र के दीवारें कितनी उपास्थ्यों का कंकाल होता है? 29 उपास्थ्यों का कंकाल। श्वास नली की शाखाएं क्या कहते हैं? ब्रोंकियाई। श्वास नली को किस नाम से जाना जाता है? टैंक्रिया। मानव 1 मिनट में लगभग कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार। शिशु प्रति मिनट कितने लगभग सांस लेते हैं? 20 से 40 बार। ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन संयोजित होकर किस अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन किस रंग का होता है? लाल रंग का। ऑक्सीजन का प्रमुख कार्य क्या है? कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना। दृढ़ता को विलंबित करता है साइटोकाइनिन। आगे इस चैप्टर का है ऑब्जेक्टिव हम लोग नेक्स्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव का एक पूरा सिलसिला हम लेकर आएंगे। उसमें आप लोगों को पूरा ऑब्जेक्टिव होगा, उसका एक अलग से वीडियो आएगा। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम और परासंचरण